हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल संदेश करियर पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग का भी क्लास जो चल रहा था वो जीएस का क्लास चल रहा था और जीएस के क्लास को हम कंटिन्यू करते और कंटिन्यू भी आगे हमारा चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, वो आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का मतलब यहाँ से मेरा ये कोशिश होगा कि जिन लोगों को पहले भी मैंने करंट के क्लास लिए थे, उस क्लास में मैंने 2-3 महीने तक का करंट कराया था, तो उन लोगों से हमारी यही प्रार्थना होगी कि वो जो भी चीज़ें हैं, जैसे भी अगर आपको जो चीज़ बताया गया है, पहले भी मैंने 2 महीने का आपको करंट जनवरी तक का कवर कर दिया है, तो आज उसी क्लास को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और हर मंथली एक मंथ का लेकर हम आएंगे आपके सामने और वो आपको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ से हम इसको पूरा करने के बाद एक चीज़ ये देखेंगे कि इसका आपको पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप बिल्कुल ना घबराएं, इसका मैं पीडीएफ भी आपको साथ साथ दूंगा। और यहाँ से आज क्लास जो हमारा होगा वो होगा आपके फरवरी 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 प्रश्न लेकर आए हैं, तो आप इसको पूरा लास्ट तक देखिएगा। और एक आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और साथ साथ अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें, अपने ग्रुप में भी शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, जिससे कि वो इस वीडियो से लाभान्वित हो पाएँ। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो छोटे छोटे कंटेंट होंगे वो मैं आपको देता रहूँगा, इसलिए उसको भी आप लोग साथ साथ लेते रहिएगा। और कोशिश यही होगा कि वो क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ाम है, अभी हाल ही में एग्ज़ाम जो पिछले कुछ दिनों से रोक दिया गया था आपका एसएससी का, ख़ास तौर से एसएससी जेल वार्डन का एग्ज़ाम है, तो इन सभी एग्ज़ामों को ध्यान में रखकर हम इस क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। और यहाँ से आपको 40 प्रश्न की श्रृंखला होगी। इस 40 प्रश्न की श्रृंखला को हम बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे आपके सामने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो ये रहा, देखिए आपके सामने फर्स्ट आपका क्वेश्चन। आप पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ते रहिएगा। क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में आईबीएम का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया। मैं आपको बता देता हूं कि आप अभी मत देखिएगा, इस क्वेश्चन को आज के समय से मत समझिएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन वो है आपका फरवरी का। ये फरवरी 2020 के क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा इसको आप ध्यान से समझिएगा। लिखा है कि हाल ही में आईबीएम का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया। चलिए, विकल्प ए लिखा है नटराजन चंद्रशेखर, अरविंद कृष्णा, जॉन ओपल और NR नारायणन। देखिए मैं आपको बता दूं, आईबीएम एक्चुअल में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एक हार्डवेयर कंपनी है और इसका अभी हाल ही में जो आपका नया जो चेयरमैन नियुक्त हुए हैं वो आपके कौन हैं, अरविंद कृष्णा। ठीक, तो अरविंद जो कृष्णा हैं वो आईबीएम के नए चेयरमैन बने हैं। और आपको पता होगा कि इन्होंने, अभी आपको पता है कि अरविंद कृष्णा ने गिनी रोमेती का स्थान लिया है। तो ध्यान से समझते रहिएगा कि जो गिनी रोमेती हैं, गिनी रोमेती का इन्होंने क्या किया, स्थान लिया। तो हाल ही में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाल ही में आईबीएम का नया चेयरमैन कौन नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अरविंद कृष्णा। और अरविंद कृष्णा ने किनका स्थान लिया, गिनी रोमेती का स्थान लिया। ठीक है, चलिए समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्लाइड पर रखते हैं। लिखा है, वर्ष 2018 के लिए, कब के लिए, वर्ष 2018 के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला किशोर कुमार सम्मान किसे प्रदान किया गया। क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से 2-4 क्वेश्चन और भी हम कवर करेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखते रहिए। वर्ष 2018 के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला किशोर कुमार सम्मान
किसे प्रदान किया गया? विकल्प आपके सामने है, जावेद अख्तर, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर और वहीदा रहमान। चलिए, तो आप लोगों ने देख लिया। अब यहां से हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए, यह पुरस्कार मध्य प्रदेश की सरकार देती है। इसके पहले आपको अगर मैं बताऊं तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाला यह पुरस्कार है, कौन सा? किशोर कुमार सम्मान। साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, कालिदास सम्मान। कालिदास सम्मान यह भी पुरस्कार कौन सी सरकार देती है? एमपी सरकार के द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1997 में। कब हुई थी? 1997 में। और इस पुरस्कार को सबसे पहले जो दिया गया था वो ऋषिकेश मुखर्जी को दिया गया था। ऋषिकेश मुखर्जी। तो यहां से यह प्रश्न कवर हो गया हमारा कि कहीं ना कहीं यह पुरस्कार कौन देता है? एमपी की सरकार देती है। साथ साथ इसके हमने आपको यह भी बता दिया कि कालिदास सम्मान कब भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। और यह पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो यह 1997 में से दिया जा रहा है। और साथ ही साथ यह सबसे पहले किसको दिया गया था? तो ऋषिकेश मुखर्जी को दिया गया था। समझ में आ गया? चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आपका है, ये रहा प्रश्न आपका। ध्यान से देखिए, लिखा है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020, मतलब इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल इंडेक्स में भारत का स्थान पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन ए 40वां, ऑप्शन बी 42वां, ऑप्शन सी 44वां, ऑप्शन डी 77वां। चलिए देखिए, पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं। यहां से अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, आपको पता होगा बौद्धिक संपदा सूचकांक की अगर हम बात करें तो मैं पहले आपसे एक प्रश्न यहां से लेता हूं और उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा हमें। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? यह क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं और मैं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को चेक करूंगा, आप सभी लोगों को बताना है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन। और यहां से अब हम समझते हैं कि भारत का स्थान पूछा जा रहा है आपसे, किसमें? इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल इंडेक्स। आखिर बौद्धिक संपदा होती क्या है? जैसे आप जानते हैं दुनिया भर में बौद्धिक संपदा का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं जो हम अपने विवेक बुद्धि से, जैसे मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ तो मैं उसमें अपना क्या कर रहा हूँ, अपना कहीं ना कहीं बुद्धि विवेक का यूज कर रहा हूँ। तो ये भी हमारी क्या है? संपदा है, जिसका हम व्यापार कर सकते हैं। जैसे आप लोग पेटेंट का नाम सुने होंगे, ट्रेडमार्क का नाम सुने होंगे, वैसे आप इसको भी देखिएगा। ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट कराते लोग, जैसे कि कोई नया खोज करते हैं तो उसका पेटेंट होता है। तो उस हिसाब से पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो भारत की जो रैंकिंग है वो 40वां है। समझ गए आप लोग? 40वां है। जबकि इसके साथ आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि इसमें भारत 2019 में, मतलब 2019 में भारत की जो रैंकिंग थी वो कौन सी रैंकिंग थी? 36वां। कौन सी रैंकिंग? 36वां। तो अगर आपसे 2019 का पूछे तो 36वां, और अगर 2020 का पूछे तो 40वां, और जिसमें हमने 4 पायदान नीचे गिर गए, मतलब 4 पायदान हम लोग नीचे आए। पहले हम 36वें स्थान पर आते थे और वर्तमान में किस नंबर पे आ गए? 40वां। तो अगर आपके पेपर में दे सकता है, क्योंकि देखिए रेलवे पे के पेपर में और अदरवाइज बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन ये बन जाता है कि
रैंकिंग से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए आपको जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि आपके पेपर में 100% पूछे जाएंगे और आने वाले जो भी एग्जाम होंगे इस साल उसमें आप इस क्वेश्चन को आपको देखने को मिलेगा भी। तो आपको समझ में आ गया। तो यहाँ से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कवर कर लिया। तो 2019 में अगर पूछे तो इसका हम क्या उत्तर देंगे, 36वां, जबकि 2020 में अगर पूछे तो इसमें भारत की रैंकिंग कौन सी है, 40वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। देखिए लिखा है, इनमें से किस शहर को 5 फरवरी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखते रहिएगा। देख ली क्वेश्चन आप लोग। चलिए विकल्प लिखा है लखनऊ, जबलपुर, औरंगाबाद और जयपुर। देखिए इसका राइट आंसर है जयपुर। ठीक है, तो आपको पता होगा यूनेस्को की जो 43वें संस्करण में जयपुर को उन्होंने विश्व धरोहर स्थल का प्रमाण पत्र प्रदान किया है। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर इसके हम क्वेश्चन के ऑप्शन की बात कर लें तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, तो जयपुर। इसका सही उत्तर क्या होगा, जयपुर, जिसे गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है, पिंक सिटी। जैसा आप जानते हैं जयपुर हमारे देश के राजस्थान राज्य में पड़ता है और राजस्थान की राजधानी भी है क्या आपकी, जयपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नसीम शाह टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा तेज गेंदबाज बने हुए किस देश से संबंधित हैं। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको मैं बता दूं अभी इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है। और रही बात नसीम शाह की बात करें तो ये पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, ध्यान से समझिएगा। नसीम शाह पाकिस्तानी तेज गेंदबाज माने जाते हैं और उन्होंने सबसे युवा तौर पर हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बने हैं। और लिखा है कि वे किस देश से संबंधित हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। और उन्होंने यह जो लिया था हैट्रिक वह किस देश के खिलाफ खेलते हुए मैच में लिया था, तो वो हो जाएगा बांग्लादेश। यहां से दोनों चीजों को समझिएगा। इस क्रिकेटर का संबंध किस देश से है, तो वो है पाकिस्तान से। लेकिन यह जो रिकॉर्ड उसने बनाया वह किस देश के खिलाफ खेलते हुए बनाया, तो बांग्लादेश। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका पाकिस्तान। और किस देश के खिलाफ बनाया था, तो कौन सा देश हो जाएगा, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रमोद अग्रवाल ने हाल ही में किस सार्वजनिक कंपनी के चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर का पद ग्रहण किया। प्रमोद अग्रवाल, देखिए नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन है, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार राष्ट्रीय नियुक्तियां, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, तो वहां से मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। प्रमोद अग्रवाल ने हाल ही में किस सार्वजनिक कंपनी के चेयरमैन व एमडी के पद को ग्रहण किया है। क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया, चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शन लिखा है बीपीसीएल, दूसरा है एचपीसीएल, तीसरा है कोल इंडिया, चौथा आईटीसी। देखिए एक्चुअल में इसका सही आंसर क्या है, कोल इंडिया। मतलब कोल इंडिया लिमिटेड जो भारत की महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी में से गिनी जाती है, आपको पता होगा। तो कोल इंडिया लिमिटेड कोयले की कंपनी, और ये आपका इसका जो चेयरमैन बनाया गया, किससे बनाया गया, प्रमोद अग्रवाल को। नाम याद रखिएगा, बहुत आसान है समझना। और आप अगर पूरे वीडियो को लास्ट तक देखते रहेंगे तो आपको मैं 40 प्रश्न ऐसे दूंगा कि जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो प्रमोद अग्रवाल हो गया आपका। तो प्रमोद अग्रवाल बने किसके चेयरमैन, वाईएमडी। तो ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोल इंडिया लिमिटेड।
अगला प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। डिफेंस एक्सपो 2020 के संदर्भ में सही कथन है। डिफेंस एक्सपो 2020 के संदर्भ में सही कथन है। चलिए, विकल्प लिखा है कि 2020 में डिफेंस एक्सपो का 11वां संस्करण आयोजित किया गया। बी ऑप्शन लिखा है कि डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन लखनऊ में किया गया। सी ऑप्शन लिखा है कि डिफेंस एक्सपो 2020 की थीम इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब था। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। देखिए, मैंने वो सभी कंटेंट दिए आपको कि जो आपके प्रश्न पेपर में विकल्प रूप में, तो ये सारे यहाँ से कंटेंट आपके सामने हैं। तो देखिए, 2020 में फरवरी का ही इसका 11वां संस्करण हुआ था, आपको पता है। और बहुत यही आपके नरेंद्र मोदी जी लखनऊ में भी आए थे और इसका उद्घाटन उन्होंने ही किया था। तो 2020 में डिफेंस एक्सपो का 11वां संस्करण हुआ, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। दूसरा है डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन लखनऊ में किया गया, जो कि अभी मैंने बताया कि लखनऊ में आयोजित हुआ था, उत्तर प्रदेश की राजधानी में। तो ये भी सही है। डिफेंस एक्सपो 2020 की थीम क्या थी? तो थीम भी इसका बिल्कुल सही है, इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। मतलब इंडिया को हब बनाना चाहते डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर अगर देखा जाए तो, जैसे बहुत सारी जो मतलब कहीं ना कहीं वस्तुएं बनाई जाती है डिफेंस पावर को हमारे देश में बढ़ाने के उद्देश्य से, तो इसके हिसाब से डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए, देखिए क्वेश्चन दिया क्या है, इनमें से कौन अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला बनी? और इस क्वेश्चन का इंतजार बहुत दिनों से सबको था। और आपको मैं बता दूं, यह क्वेश्चन पेपर में आपको पूछा ही जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। लिखा है कि इनमें से कौन अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला बनी? विकल्प लिखा है, पहला पैगी विटसन, बी स्कॉट कैली, सी जेसिका मीर और डी है क्रिस्टीना कोच। क्रिस्टीना कोच। देखिए, इसका सही आंसर जो है वो क्रिस्टीना कोच है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा इनको भेजा गया। और आपको पता है नासा की जो स्थापना हुआ था 1958 में हुआ था, 1958 में। और नासा जैसे हमारे देश की स्पेस एजेंसी इसरो है, वैसे अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? नासा है, जिसका पूरा नाम भी कभी पूछ सकता है, पेपर में कई बार आया है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन भी करते रहिएगा। नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1958 में, और नासा से भेजा गया था क्रिस्टीना कोच को, जिन्होंने आपको पता है कि लगभग 328 दिनों तक अंतरिक्ष में समय बिताया। 328 दिनों तक उन्होंने अंतरिक्ष में समय बिताया था और लगभग 14,000 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय की थी। इतना समझ लीजिएगा, ठीक। अब बात यह आती है कि इससे पहले रिकॉर्ड किसके नाम था? इसके पहले ये रिकॉर्ड पैगी विटसन के नाम था, जिन्होंने कितना दिनों तक, जिन्होंने लगभग आपको मैं बता दूं कि 288 दिन, कितना? 288। मतलब पैगी विटसन लगभग 288 दिनों तक इन्होंने समय बिताया था। तो इसके पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था? पैगी विटसन के नाम था। और अब ये रिकॉर्ड किसके नाम हो गया है? तो क्रिस्टीना कोच के नाम। तो ये इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। तो इनमें से कौन अंतरिक्ष सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला बनी? तो याद रख लेना, नासा द्वारा भेजा गया था किसको? क्रिस्टीना कोच को। सही ऑप्शन, सही क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो क्रिस्टीना कोच होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को लॉन्च किया है? क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को लॉन्च किया? विकल्प ए हरियाणा, विकल्प बी उत्तर प्रदेश, विकल्प सी केरल और विकल्प डी पंजाब। सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका सही ऑप्शन जो है ये आपका ऑप्शन ए है, हरियाणा। जैसा आपको पता है, हरियाणा सरकार ने एक तरीके से परिवार को अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं एक वित्तीय सहायता के तौर पर इस योजना को लॉन्च किया गया है। और इसमें बताया गया है कि जिन किसानों के पास, जिस परिवार के पास 5 एकड़ से भी कम जमीन है या उनकी आय 1.8 लाख से कम है, तो उन्हें सरकार 6,000 रुपये का वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। कितने हजार रुपये? 6,000 रुपये का वित्तीय सहायता देगी। तो ये मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हरियाणा। चलिए, समझ में आ रहा है? आप लोग बस केवल ध्यान से समझते चलिए और हमारी बातों को सुनते चलिए। आपको जितने भी मैं प्रश्न दे रहा हूं वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही हम मंथली करा देंगे आपको। बाकी आप लोग जीएस को भी पढ़ते रहिए, लेकिन करंट की वैल्यू जो इसमें एग्जाम में है उसको ध्यान में रखते हुए हम इस सेशन को स्टार्ट किए। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप अगर थोड़ी बहुत भी तैयारी किए होंगे तो आपको ऑस्कर अवार्ड के बारे में थोड़ा नॉलेज होगा। ये 92वां ऑस्कर अवार्ड 2020 है जिसकी घोषणा फरवरी में की गई थी। तो आपको पता होगा कि कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले हम लोग कुछ चीज़ों को समझ लें। देखिए, ऑस्कर जो अवार्ड है, ऑस्कर अवार्ड की अगर हम बात करें तो ये कौन सा ऑस्कर अवार्ड है? तो ध्यान से समझिएगा, ये आपका 92वां ऑस्कर अवार्ड है और इस अवार्ड को देने वाली जो संस्था है उसको अगर हम बात करें तो अमेरिकी एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस। आपको पता है कि ये एकेडमी पुरस्कार देती है जो फिल्म का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। अब यहाँ से हम बात करेंगे कि यह पुरस्कार में कितने प्रश्न पेपर में बन सकते हैं। इस पुरस्कार में कितने प्रश्न पेपर में बन सकते हैं? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी ऑस्कर अवार्ड 2020 में लिखा बेस्ट एक्टर, मतलब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जोकिन फोनिक्स को दिया गया। किसको दिया गया? जोकिन फोनिक्स को दिया गया। और यह पुरस्कार उनको किस फिल्म के लिए दिया गया था? तो फिल्म का नाम भी याद रखिएगा, जोकर। कौन सा फिल्म है? जोकर। समझ में आ गया? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऑस्कर अवार्ड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे इस साथ हम इसको कर लेंगे पूरा। अगला प्रश्न ऑस्कर अवार्ड से ही है। ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, मतलब बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड किसे दिया गया? तो देखिए, इसको दिया गया था किसे? रेनी जेल्वेगर। और इनको यह पुरस्कार ज्यूरी फिल्म के लिए दिया गया था। ध्यान रखिएगा, ज्यूरी। कौन सा फिल्म? ज्यूरी फिल्म के लिए इनको यह अवार्ड प्रदान किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, लिखा है ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? सर्वश्रेष्ठ फिल्म, देखिए सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है वो कौन सी है? पैरासाइट। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, ठीक है। अब नॉर्मल तरीके से भी इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पैरासाइट। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है बाफ्टा। देखिए मैं आपको जानकारी के लिए दे देता हूं। बाफ्टा की बात करें तो बाफ्टा से पहले कुछ क्वेश्चन को आपको मैं बता देता हूं, जिसमें पैरासाइट आपने देखा है, लेकिन
इसमें जो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड था वो आप चाहे तो नोट कर लें ऑस्कर अवार्ड में, तो वो किसको दिया गया था? बांग जून हो को। किसको? बांग जून हो। बांग जून हो, ये बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड है किसमें? ऑस्कर में। ठीक है, चलिए अब यहां से बाफ्टा की बात करें। देखिए ऑस्कर के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है बाफ्टा, जो फिल्म जगत के क्षेत्र में दिया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड कौन है? बाफ्टा, मतलब दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है बाफ्टा। तो आप बाफ्टा की अगर हम बात करें, देखिए बाफ्टा की अगर हम बात कर लें तो बाफ्टा में एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसका पहले तो आप तो पूरा नाम याद कर लो। ये 73वां बाफ्टा पुरस्कार है जिसका पूरा नाम ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट। फिर से बोल रहे हैं, सुनते रहिएगा, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट। ठीक, अब इसमें इसके अवार्ड की अगर हम बात करें तो इसके अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया फिल्म 1917 को। किसको दिया गया? फिल्म 1917, फिल्म का नाम 1917। ध्यान रखिएगा, मैं बाफ्टा बता रहा हूं, ऑस्कर में पैरासाइट है, लेकिन हम यहां पे बाफ्टा अवार्ड पूछ रहे हैं। तो बेस्ट फिल्म जो थी वो कौन सी थी? 1917। और बेस्ट एक्टर वही पीछे आपको बताया था, जॉकिन फोनिक्स जोकर के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस मतलब अभिनेत्री भी जो थी वही आपको वही से याद कर लेना है, ऑस्कर की रेनी जेल्वेगर। लेकिन यहाँ से बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड आपको याद रखना है, जिन्होंने इस मूवी को क्या किया था? डायरेक्ट किया था। तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड सैम मेंडेस। क्या नाम है? सैम मेंडेस। ये बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड बाफ्टा में। बांग जून को हमने आपको बताया था कि वो बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड किसमें था? ऑस्कर में। ठीक है, चलिए समझ गए आप लोग। तो यहां से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फिल्म 1917। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। किसी भी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम हो, समस्या हो, आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपने सुझाव भी दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी इसको क्या करें, आप धीरे धीरे शेयर भी करें। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया, कुछ चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। मैंने अभी आपको बता दिया बाफ्टा का पूरा नाम भी बता दिया। तो बाफ्टा का पूरा नाम क्या बताया? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट। और उसके बाद बेस्ट फिल्म कौन सी है? 1917। उसके बाद बेस्ट डायरेक्टर सैम मेंडेस, और बाकी जॉकिन फोनिक्स तो बेस्ट एक्टर ही थे, और रेनी जेल्वेगर भी क्या थी? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड बाफ्टा में भी इनको दिया गया। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न, ऑस्कर अवार्ड 2020 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑस्कर में। चलिए आपके स्लाइड पे प्रश्न दिख रहा है आपको, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म। बेस्ट जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है वो आपको पता होगा, अमेरिकन फैक्ट्री। कौन सी है? अमेरिकन फैक्ट्री हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। अगला प्रश्न, ऑस्कर अवार्ड 2020 में बेस्ट एनिमेटेड फिल्म, एनिमेशन से संबंधित है, आपको पता होगा एनिमेशन से संबंधित ये फिल्म है। एनिमेशन फिल्म का अवार्ड तो टॉय स्टोरी 4। क्या हो जाएगा? टॉय स्टोरी 4। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ये आपके आने वाले एग्जाम में, इस साल अगर एग्जाम होगा भी तो उसमें आपको क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे। तो मेरी पूरी कोशिश है कि आप उस क्वेश्चन को, अगर आप मेरे पूरे वीडियो को ही देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको सीधे सीधे आपके पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, टॉय स्टोरी 4 हो जाएगा प्रश्न।
चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 2020 किस देश के साथ किया है? कौन सा? 2020। ऐसा प्रश्न आपको मैं बता दूं, रेलवे के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया था पिछले साल, चाहे वो लोको पायलट का पेपर हुआ हो, टेक्नीशियन का पेपर हुआ हो, या रेलवे ग्रुप डी का पेपर हुआ हो। उस पेपर में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और मिला भी था यहाँ पे। तो उसी श्रृंखला को समझते हुए मैंने आपको ये क्वेश्चन रखा है अजय वारियर। तो यहाँ पे संयुक्त सैन्य अभ्यास जो होते हैं, कोशिश करेंगे कि उसका मैं अलग से आपको एक क्लास लूंगा और उसमें मैं समझा दूं कि किस देश के साथ कौन कौन सा सैन्य अभ्यास होता है। ठीक है, जैसे अजय वारियर 2020 की बात करें तो ये तो पहले आपको पता है, अजय वारियर 2020 ये भारत और ब्रिटेन के साथ होता है और यह आयोजन ब्रिटेन में ही किया गया था और यह इसका 5वां संस्करण था। ध्यान रखिएगा, यह इसका 5वां संस्करण था जिसमें भारत ने ब्रिटेन के साथ ये संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। इसके बाद आप देखेंगे संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्रधनुष है जो भी इसी ब्रिटेन के साथ ही होता है। कोंकण नौसेना सैन्य अभ्यास भी किसके साथ होता है? तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें कोंकण या तो हम इंद्रधनुष देख लें या तो आपका अभी अजय वारियर बताया। ये तीनों के तीनों जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं किस देश के साथ होता है? ब्रिटेन, यूके के साथ होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। और ये इसका कौन सा संस्करण था? तो ये इसका 5वां संस्करण था। ये थोड़ा आप याद रखिएगा, कौन सा संस्करण? 5वां संस्करण। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। आप तो बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। या तो देखिए, अगर दिवस की बात करें तो हम लोग इस क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हर एक परीक्षा में एक न एक प्रश्न ऐसे आपके पेपर में देखने को मिलेगा। या तो कुछ पुराने दिवस दे देता है या तो फिर नए दिवस देता है और उस दिवस की थीम भी दे देता है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आता है, तो इसी को ध्यान में रखकर हमने इस क्वेश्चन को लाया है। तो विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, यह प्रश्न है आपके सामने। देख पा रहे हैं आप लोग? तो ध्यान रखिएगा, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। किस तारीख को मनाया जाता है? 13 फरवरी को विश्व भर में रेडियो दिवस मनाया जाता है। और मीडिया में रेडियो की सक्रियता और उसके प्रभाव को बनाना, मीडिया की बातों को या तो कहीं न कहीं रेडियो के माध्यम से लोगों तक जागरूकता फैलाना, ये सबसे बड़ा उद्देश्य था। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर विश्व भर में अब 13 फरवरी को रेडियो दिवस के रूप में क्या किया जाता है? मनाया जाता है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यही रिलेटेड क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको दिया था। विश्व रेडियो दिवस 2020 की थीम क्या थी? थीम याद रखिएगा, रेडियो एंड डाइवर्सिटी, यही इसकी थीम थी। मतलब विश्व रेडियो दिवस 2020 की जो थीम थी वो थी रेडियो एंड क्या? डाइवर्सिटी। तो आपसे अगर कोई पूछे या किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आप क्या देंगे? तो इसका सही आंसर होगा, वो क्या होगा आपका? तो 13 फरवरी को। और इसका विषय क्या था? तो इसका विषय जो था या थीम थी वो थी रेडियो एंड डाइवर्सिटी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न आपके स्लाइड पे रखा है सामने। हाल ही में राजीव बंसल को किस एयरलाइन का चेयरमैन व एमडी नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है एयर इंडिया, इंडिगो, गो एयर, स्पाइस जेट।
चलिए, तो इसका सही उत्तर जो मिलेगा आपको वो मिलेगा एयर इंडिया। देखिए जो एयर इंडिया अभी आपको पता है, तो एयर इंडिया का जो चेयरमैन है वो राजीव बंसल को बनाया गया है। और एयर इंडिया में भी आपको पता होगा कि भारत ने कुछ अपनी हिस्सेदारी को भी क्या कर दिया, बेच दिया है। जो उसका शेयर था एयर इंडिया में भारत सरकार का, जो कि मैंने आपको जनवरी या दिसंबर वाले करंट में बताया था। जब मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा था उस समय मैंने आपको ये बात बताई थी, तो उसमें ध्यान रखिएगा। एयर इंडिया जो है वो एयर इंडिया का अगर हिस्सेदारी जो था मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे बेचा गया। बजट में भी इस बात की हम लोगों ने चर्चा किया था। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि चेयरमैन व एमडी कौन नियुक्त किए गए हाल ही में, तो ये आपके कौन हो जाएंगे, राजीव बंसल। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, राजीव बंसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नया वित्त सचिव हाल ही में किसे नियुक्त किया गया। वित्त सचिव बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रेलवे में क्वेश्चन पिछली बार एक क्वेश्चन लिया जा चुका है। शशिकांत दास, अजय भूषण पांडे, हसमुख अधिया और राजीव ठाकुर। ध्यान से सुनिएगा, इसका सही उत्तर है अजय भूषण पांडे। मतलब फाइनेंस सेक्रेटरी के पद पर अजय भूषण पांडे की नियुक्ति की गई है और इन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया है। किसका स्थान, राजीव कुमार। ध्यान से सुनना, तो इसके पहले फाइनेंस सेक्रेटरी कौन थे, राजीव कुमार, और इन्हीं के स्थान पर वर्तमान में किसकी नियुक्ति की गई है, अजय भूषण पांडे, जो कि भारत के अभी वर्तमान फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। तो अजय भूषण पांडे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अजय भूषण पांडे। चलो अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम का वित्त सचिव यहां थोड़ा मिस्टेक है, आपको थोड़ा सा समझ लेना है। फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, वित्त सचिव का मतलब होता है सेक्रेटरी, तो ये सेक्रेटरी होगा। फाइनेंस सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। तो देखिए इसका सही उत्तर जो होगा, अभी तो हम लोगों ने भारत का देखा था, तो भारत क्योंकि भारतीय मूल के हैं इसलिए ये पेपर में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारतीय मूल के ही व्यक्ति हैं, उनका नाम है ऋषि सुनक। ये ऋषि सुनक, और ऋषि सुनक को अभी ब्रिटेन में क्या किया गया है, उनको फाइनेंस सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न के हिसाब से विकल्प सी सही है, ऋषि सुनक, जो कि वर्तमान में ब्रिटेन के वित्त सचिव नियुक्त किए गए हैं। चलिए अगला पुरस्कार, ये बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है। थोड़ी मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि यश भारती अवार्ड उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। मतलब यश भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और अभी आपको पता होगा इस पुरस्कार का नाम भी सरकार ने चेंज करने का प्रस्ताव रख दिया है। ठीक है, तो चलिए थोड़ी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यश भारती पुरस्कार की बात करें तो लिखा है कि यश भारती अवार्ड का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है। तो इसके हिसाब से तो आप समझ गए होंगे कि मैं आपको पहले बता दिया, ये उत्तर प्रदेश। और आपको पता है कि इसका नाम अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने चेंज करने की बात की, तो उसका जो नाम होगा वो होगा राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार। इसी का चेंज करने की बात की गई अभी उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा। और इस पुरस्कार की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, 1994 में। ये प्रश्न थोड़े पेपर में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि यश भारती अवार्ड किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा दिया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और ये उत्तर प्रदेश का भी सबसे बड़ा अवार्ड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस पुरस्कार का नाम चेंज करने का प्रस्ताव है, जो कि राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार, मतलब इस पुरस्कार को अब इस नाम से जाना जाएगा, राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार, जो सांस्कृतिक आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में अभिनय करने आपका उस मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो कला, संस्कृति, नृत्य, इस क्षेत्र से क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलो
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 65वें फिल्म फेयर अवार्ड की घोषणा की गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे प्रदान किया गया। ये है आपका प्रश्न। ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा। आप एक बार मेमोराइज ज़रूर किया करिए कि आपको पता चले कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बाकी तो मैं इसका आंसर दूंगा ही दूंगा। विकल्प लिखा है आयुष्मान खुराना, बी है विक्की कौशल, सी है रणवीर सिंह और डी है अक्षय कुमार। हो गया। चलो क्वेश्चन को देख लेते हैं। 65वें फिल्म फेयर अवार्ड में अगर थोड़ी इसकी चर्चा कर लें तो देखिए आपको पता होगा कि इसका सही उत्तर जो है वो है आपका रणवीर सिंह। सही उत्तर क्या होगा? रणवीर सिंह। देखिए अगर हम फिल्म की बात करें, अगर 65वें फिल्म में बेस्ट फिल्म का अवार्ड अगर देखा जाए तो गली बॉय, इसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें रणवीर सिंह, इसके बाद अभिनेत्री की बात करें आलिया भट्ट, इसके बाद डायरेक्टर की बात करें जोया अख्तर, जिन्होंने इस गली बॉय को क्या किया था? डायरेक्ट किया था। और आपको पता है इस फिल्म को कुल 13 फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं। गली बॉय को कितने? 13 फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। और इसके पहले ब्लैक जो फिल्म थी उसको 11 अवार्ड प्रदान किया जा चुका है। समझ गए आप लोग? तो अगर आपसे ये कोई क्वेश्चन आता है पेपर में कि 65वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म कौन सी है? गली बॉय। अभिनेता, बेस्ट अभिनेता का नाम पूछे रणवीर सिंह, बेस्ट अभिनेत्री आलिया भट्ट और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड अगर पूछे तो जोया अख्तर, और इन्होंने कौन सी फिल्म डायरेक्ट किया था? तो गली बॉय को किया था। और इस फिल्म को कुल मिलाकर 13 फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं। इसके पहले जो मिला था ब्लैक फिल्म को मिला था 11। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। सेम उसी से टॉपिक है, सामने मैंने दे भी दिया है। 65वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया? यहाँ पे लिखा सामने। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, आलिया भट्ट। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही होगा, आलिया भट्ट। अगले प्रश्न को देखें। 65वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? सर्वश्रेष्ठ फिल्म यहां पे मैंने दे दिया, आपको बता दिया पहले ही, गली बॉय। समझ पा रहे हैं आप लोग? अगला प्रश्न, चलिए तो ये तो था फिल्म फेयर अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन जो कि मैंने अभी आपको करा दिया। अब लिखा है कि नाडू नेडू योजना हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? नाम से ही समझ गए होंगे आप लोग। ऑप्शन लिखा है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। देखिए इसका सही जो उत्तर है वो उत्तर है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने यह योजना को लॉन्च किया, जिसका उनका उद्देश्य था कि अगले 3 वर्षों में विद्यालयों, स्कूलों को क्या करना? आधुनिकीकरण करने से संबंधित है। किससे? आधुनिकीकरण कर देने से संबंधित है। तो ये आपका जगनमोहन रेड्डी के द्वारा स्टार्ट किया गया और इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलो समझ रहा है सब, मतलब आपको समझ में आ रहा होगा।
अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और मेरा सवाल याद रखिएगा जो मैंने आपको दिया है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसका उत्तर दीजिएगा हमको। अगले प्रश्न की ओर देखें। भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा किस राज्य में शुरू की गई? ऑप्शन लिखा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग हमसे बजट पढ़े होंगे तो बजट में हमने इलेक्ट्रिसिटी या इंटर इलेक्ट्रिसिटी बस सेवा की बात वहाँ पे मैंने बताया था कि सरकार का ऐसा उद्देश्य होगा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को ज़्यादा बढ़ावा देने की प्रयास करेगा। ये मैंने बजट में ही आपको पढ़ाया था, इसी वजह से आपको मैं बताया हूँ कि ये प्रश्न उसी से रिलेटेड है और सरकार उसी बजट में ध्यान में रखकर इस पहल को शुरुआत की गई है। सरकार के द्वारा ये जो शुरू किया गया है, इसमें लिखा है कि भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा किस राज्य में शुरू की गई? तो इसका सही जो उत्तर है वो तो है आपका महाराष्ट्र। और इसको स्टार्ट कहाँ से किया गया? तो मुंबई से पुणे के बीच, मुंबई से पुणे। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक बस, इंटरसिटी इलेक्ट्रिक जो बस है उसकी विशेषता ये है कि अगर इसको एक बार आप चार्ज कर देते हैं, एक बार अगर आप चार्ज करते हैं तो ये वाहन लगभग 300 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। कितनी किलोमीटर? 300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो ये भारत के लिए एक बहुत ही बढ़िया पहल है और इसे स्टार्ट किसने किया है? महाराष्ट्र में किया गया है। और ये कहाँ से कहाँ तक चलाया जाएगा? मुंबई से पुणे तक चली है। तो ये थोड़ा याद रखिएगा। और ये भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस है जो कि एक बार चार्ज करने पर ये 300 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर सकती है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम भारत सरकार ने किस वर्ष शुरू की थी? ध्यान रखिएगा, भारत सरकार सॉइल हेल्थ कार्ड किस वर्ष शुरू किया गया था? तो मैं आपको बता दूं, ये स्टार्ट किया गया था अप्रैल 2015 में, एनडीए सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और इसका मतलब यह है कि इसके तहत सरकार ने क्या किया है कि मिट्टी की उर्वरता, मिट्टी में कितना फर्टिलाइजेशन मतलब होना चाहिए, कितना उर्वरक डालना चाहिए, कितना नहीं डालना चाहिए, कितनी ज़रूरत है, इससे संबंधित ये योजना थी, स्कीम था भारत सरकार का। और उसकी मिट्टी की जांच करना, उसकी किसकी पोषक तत्वों का कितना ज़रूरत है, उसको पोषण के लिए कितना ज़रूरत है, मिट्टी में किसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, उस हिसाब से इसको प्रारंभ किया गया था। तो अगर आपके पेपर में कभी पूछ दिया कि ये स्कीम कब लाया गया था तो अप्रैल 2015 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2015। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में किसे अफगानिस्तान का राष्ट्रपति चुना गया? ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अशरफ गनी, नाम बहुत अच्छे से आपको पता होगा। अशरफ गनी लगातार दूसरी बार अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं। फिर से सुन लो, अशरफ गनी, अशरफ गनी, विकल्प सी ऑप्शन आपका सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से किसे हाल ही में गठित राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? देखिए, राम मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट, पहले तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप करिएगा क्योंकि पेपर में आपसे आएगा ही आएगा। जैसा भी आपको पता होगा कि ये विवाद बहुत दिनों से चल रहा था और इस विवाद का निपटारा हो चुका है। तो उसमें राम मंदिर का जो निर्माण होगा, राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो नाम याद कर लेना, नृपेंद्र मिश्रा को। लेकिन राम मंदिर जो ट्रस्ट है, जो उसका फंड होगा, राम मंदिर फंड जो ट्रस्ट बनाया गया है, उस ट्रस्ट का जो अध्यक्ष है वो है नृत्य गोपाल दास। ये नाम भी याद रखिएगा। फिर से बता रहा हूं, राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा और राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास को। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा और इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा, पेपर में आपको देखने को मिलेगा ऐसे क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 का आयोजन
कहाँ पर किया गया? ध्यान से सुनिएगा, ये 2020 का आयोजन 18 फरवरी के समकक्ष आसपास में हुआ था। और यह आयोजन जो किया गया था, पहले तो आप ये जान लो कि इसका आयोजन भारत के नई दिल्ली में किया गया था, मतलब भारत में ही किया गया। और इस पदक तालिका की बात करें तो पदक तालिका में भारत तीसरे स्थान पे था, जिसमें भारत ने 5 गोल्ड, 6 आपका सिल्वर और 9 आपका ब्रॉन्ज मेडल, 20 पदकों के साथ वह तीसरे स्थान पे था। पहले स्थान पे अगर हम बात करें तो इसमें जापान था, दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर इसमें ईरान था, और तीसरे स्थान पर कौन सा था? भारत था। तो इसमें ध्यान से समझिएगा, तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली, भारत में हुआ। ठीक है, आगे प्रश्न ले लेते हैं, थोड़े क्वेश्चन इससे रिलेटेड। ये देखिए, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 में भारत का पदक तालिका में स्थान क्या था? अभी मैंने आपको बताया पदक तालिका में कौन सा स्थान पे? तीसरे स्थान पे भारत। कितना पदक? 20 पदक। कितने गोल्ड? 5 सिल्वर, 6, 9 ब्रॉन्ज मेडल। दिव्या काकरन, आपको पता होगा कि 68 किलोग्राम वर्ग में, कितने किलोग्राम वर्ग में? 68 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने क्या किया था? गोल्ड मेडल जीता था, भारत की दिव्या काकरन। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? 68 किग्रा। इनमें से किस राज्य ने 20 फरवरी को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया? राज्य स्थापना दिवस देखिए, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों ने मनाया था। तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी क्या होगा? सही होगा, ए और बी दोनों। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र समर्पित की एक रिपोर्ट के मामले में सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स भारत को स्थान दिया गया। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन पे, मतलब कार्बन उत्सर्जन को लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है सतत विकास को लेकर, जिससे कि पर्यावरण को हम सुरक्षित रखते रहें। और ये इंडेक्स जारी किया गया है, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, जिसमें भारत की रैंकिंग पूछी जा रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें रैंकिंग से प्रश्न पेपर में जो आएगा, इसका राइट आंसर होगा 77वां। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 77वां। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक रिपोर्ट में फ्लोरोसिंग इंडेक्स में भारत कौन सा स्थान दिया गया है? देखिए, इसका मतलब यह है कि ये रिपोर्ट किस आधार से बनाया जाता है, उसको थोड़ा हम समझने की प्रयास करेंगे। देखिए, इसमें यह बताया गया है कि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो बच्चों का पोषण स्तर क्या है, बच्चों की स्थिति कैसी है, बच्चे कितने खुशहाल हैं, तो इन सब कंटेंट को मिलाकर इंडेक्स जारी किया जाता है। मतलब बच्चों के खुशहाल जीवन, उनके पोषण स्तर को ध्यान में रखकर ये इंडेक्स बनाया जाता है। और इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो किस स्थान पर है? 131वें स्थान पर है। 131वें स्थान पर इसमें भारत की क्या है? रैंकिंग है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे रितेश अग्रवाल इनमें से किस कंपनी के संस्थापक है? देखिए, बहुत ही युवा भी है और रितेश अग्रवाल बहुत ही चर्चित में रहे हैं और ये दुनिया के दूसरे सबसे युवा अरबपतियों में गिने जाते हैं। तो इसमें ध्यान से समझिएगा, पहले तो रितेश जो अग्रवाल हैं ये वयो होटल्स के मालिक हैं और इनकी जो संपत्ति है अगर देखा जाए तो $1.1 बिलियन, और ये वयो होटल के क्या है? संस्थापक हैं। ठीक है, तो रितेश अग्रवाल को भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, नेशनल साइंस डे जो मनाया जाता है, आपको जैसे पता है कि 28 फरवरी को मनाया जाता है और इसी दिन सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज भी किया था और 1928 में रमन प्रभाव 1928 में लाया गया था, जो प्रभाव में आया था, जिसकी खोज किया गया था। इस कारण से उसको याद करते हुए 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो याद रखिएगा, 28 फरवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, इसका थीम पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा विज्ञान एवं महिलाएं। इस प्रश्न का उत्तर होगा विज्ञान एवं महिलाएं। तो अगर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूछा जाए तो ये हो जाएगा 28 फरवरी। और इस वर्ष 2020 में इसकी थीम क्या थी, तो ये आपका हो जाएगा विज्ञान एवं महिलाएं। तो दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अगला है, इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास का संबंध किन दो देशों से है। अभी मैंने आपको कुछ समय पहले इस क्वेश्चन को करा दिया था, उसमें बताया भी था, तो ज़्यादा टाइम न ले इस क्वेश्चन पे। तो ये आपका भारत और यूके हो जाएगा, जिसमें मैंने आपको बताया था, आपको अजय वारियर करके बताया। और इसके साथ साथ कोंकण नौसेना अभ्यास, इंद्रधनुष अभ्यास, ये भारत और किसके साथ है, तो ब्रिटेन के साथ, भारत और ब्रिटेन के साथ है। इसको थोड़ा आप याद रखिएगा, ठीक है। चलो तो ये हमने आपको अभी 40 प्रश्नों की श्रृंखला दिया, जिसमें हमारी कोशिश थी कि आपको बेहतर तरीके और बेहतर कंटेंट के साथ मैं आपको बता सकूं, और शायद ये आपको अच्छा भी लगा होगा। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो हम भी चाहते हैं कि हमारे क्लास को बहुत अच्छे से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, और वहां तक पहुंचाने के लिए आप ही लोग हमारे सहारा हैं। तो इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल कोशिश करिएगा, और हम बेहतर करने की बराबर कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दें, और उसके लिए हमारी पूरी टीम मेहनत कर रही है। तो इस तरीके से अगला जो क्लास होगा, हम अभी अगले क्लास में भी फरवरी का ही कराएंगे, और उसमें भी 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे। और उसके बाद हम आपको बताते रहेंगे कि जीएस का भी क्लास होगा, करंट का भी क्लास लेते रहेंगे। मतलब कुछ आपके जो भी अपडेट हैं, मतलब आप घर बैठे हर चीज़ों को पूरी तरीके से हमारे साथ पढ़ते रहें, और कंटिन्यू आपका क्लास चलता रहे, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा आज का जो सेशन था वो यही हम कंप्लीट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।